Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिन रात तर्क से तर्क टकरा रहे हैं। लड़ते भिड़ते तर्क कब कुतर्क हो जाएं ये तर्कधारियों को भी नहीं पता। एक धड़ा है जो फिल्म के बहाने मुस्लिमों को निशाने पर ले रहा है, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की बात करते हुए। दूसरा धड़ा पूछ रहा है कि जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तो केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की, जिसे 80 सांसदों वाली बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। और नाम लिया जा रहा है तब के राज्यपाल और बाद में बीजेपी नेता बने जगमोहन का। कुल मिलाकर ढेर सारा कंफ्यूजन है। आज हम इसको दूर करने की अपने तय कुछ कोशिश करेंगे। जानेंगे कि विस्थापन के दौरान वास्तव में क्या हुआ, कौन से किरदार थे जिन्होंने आंखें मूंदी और पुनर्वास के दावों का क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले शो में सुर्खियां। पहली सुर्खी पंजाब से। आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया। मान ने कल सीएम के पद की शपथ ली थी। आज बोले कि हेल्पलाइन नंबर 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। मान ने खुद ट्वीट कर ये बात लिखी कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, आपसे कोई रिश्वत मांगे तो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये ठीक दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम किया जा रहा है। आपको याद हो तो केजरीवाल सरकार बनते ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। एसीबी यूनिट बनी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो। बाद में जो केंद्र से तकरार हुई वो सब इतिहास है। दूसरी सुर्खी कांग्रेस के खेमे के भीतर से है। मथुरा की लठमार होली भले प्रसिद्ध हो, लेकिन इस पर कांग्रेस के अंदर की लठबाजी के भी एक रूपक मिल रहे हैं। कल रात परिवार विरोधी गुट माने जाने वाले G23 की बैठक हुई। शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर से दिखे नेता भी पहुंचे। G23 के नेताओं में शामिल भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी से फिर आज मुलाकात की और इसके बाद सीधे गुलाम नबी आज़ाद के घर पहुंचे। गुलाम नबी आज़ाद की आजकल कांग्रेस आलाकमान से बन नहीं रही। पहले राहुल गांधी से मिलना, फिर भूपेंद्र हुड्डा का गुलाम नबी से मिलना। खेल किसी को समझ में नहीं आया, सबकी अपनी व्याख्याएं। इससे जुड़ी एक और खबर, गुलाम नबी के साथी कपिल सिब्बल ने कल ही एक इंटरव्यू में गांधी परिवार को अध्यक्षी छोड़ने के लिए कहा था। आज जवाब छत्तीसगढ़ से आया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को पार्टी से निकालने की वकालत कर दी। सुनिए उनका बयान। क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे एक बयान दिया सोनिया जी के संदर्भ में, इसलिए मैंने सार्वजनिक तौर पे अपनी ओर से ये कहा कि ये इनडिसिप्लिन स्वीकार नहीं है। और पार्टी लीडर के संबंध में, पार्टी अध्यक्ष के संबंध में, जिनके संदर्भ में CWC में हाल ही में निर्णय हुआ, उसको आप चुनौती देने की स्थिति में अपने आप को महसूस करते हो तो आपको पार्टी के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगली सुर्खी गुजरात से है। गुजरात के स्कूलों में अब भगवत गीता को भी पढ़ाया जाएगा। गुजरात सरकार ने कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया। इसके अलावा स्कूलों में प्रार्थना में गीता को शामिल करने और श्लोक गान कराए जाने की भी बात कही गई। गुरुवार को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने ये जानकारी दी। इसी सत्र से सिलेबस में ये बदलाव किया जाएगा, जिसके लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। चौथी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। बुलंदशहर में साल 2018 में हुई स्याना हिंसा के प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A तय करने के आदेश दिए। बुलंदशहर जिले के चिंगरावटी चौकी के सामने 3 दिसंबर 2018 को गौ अवशेष मिले, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन हुआ तो तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह वहां पहुंचे। उनकी गोली मारकर हत्या की गई। मामले में एक युवक सुमित की भी मौत हो गई। इस मामले में एसआईटी ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें नंबर 1 पर बजरंग दल के तत्कालीन जिला संयोजक योगेश राज को नामजद किया गया था। अब कोर्ट ने देशद्रोह की धारा लगाने के आदेश दिए हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को आप एक टाइम बॉम्ब की तरह समझ सकते हैं, जो अचानक नहीं फटा। इसका काउंटडाउन बहुत पहले शुरू हो गया था, काउंटडाउन। पर इस बात पर मतांतर है कि काउंटडाउन शुरू हुआ कब, स्वतंत्रता के वक्त, या फिर कश्मीर पर डोगरा शासन के वक्त, या फिर सदियों पहले जब कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की शुरुआत हुई। इन सारे कारकों को एक बुलेटिन में समेटना हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए हमारा काउंटडाउन शुरू होगा 1987 से, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे और इससे उपजे असंतोष को घाटी में उग्रवाद के पनपने की एक बड़ी वजह माना गया। इससे पहले कश्मीरी हिंदुओं की स्थिति क्या थी, ये हम आपको लेखक और पत्रकार राहुल पंडिता की ज़बानी सुनाते हैं। तो 1986 में जब मैं 10 साल का था तो साउथ कश्मीर में अनंतनाग में बहुत बड़े राइट्स हुए, जिसमें कश्मीरी पंडितों को, वो जो वहाँ रहते हैं, उनको बड़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनके घर जलाए गए, उनके मंदिर जलाए गए, उनकी बहू बेटियों के साथ बुरा हुआ।
उसके बाद से ही कश्मीर में धीरे धीरे राहुल, मैं चाहता हूं कि आप इस पे विस्तार से बात करें, ये 86 वाला जो इवेंट है। तो 86 में देखिए, हम जब से हमने होश संभाला कश्मीर में, शुरू से बिल्कुल जब एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है तो सबसे पहली वहाँ ये कॉन्शियसनेस आती थी कि आप दूसरों से अलग है, एक माइनॉरिटी है यहाँ पर। तो ये कॉन्शियसनेस बहुत पहले ही आ जाती थी। जहाँ आपकी माँ जो है या बड़ी बहन जो है वो हमेशा आपको ये सीख देती थी कि अगर बाहर स्कूल में तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि मेजॉरिटी से भिड़ना ठीक नहीं है, वो चीज़ें बहुत तूल पकड़ती हैं, तो वहाँ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो एक हिसाब से समझ लीजिए, जब भी कुछ होता था तो एक सबमरीन की तरह आप अपना सर झुका के चलें और इस बात की आशा करें कि वो स्टॉर्म जो है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी तरह से गुजर जाए और उसके बाद फिर आप ज़िंदगी सामान्य तौर पर जीना शुरू करें। लेकिन वो जो सामान्य ज़िंदगी जैसे आप और हम आज समझते हैं, वो बहुत बार वहाँ डिस्टर्ब हो जाती थी और उस डिस्ट्रप्शन के कारण कश्मीर के बाहर भी कुछ भी होता था तो उसकी डिस्ट्रप्शन का शिकार हम होते थे। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद पर कोई घटना हुई तो उसका खामियाजा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ता था। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें खुदा न खास्ता भारत ने विजय हासिल कर ली तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अगर सलमान रुश्दी साहब ने कोई किताब लिखी जिस पर बैन हुई और जिस पर बवाल मचा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अगर इंडिपेंडेंस डे है, उस पर किसी कश्मीरी पंडित ने, ये 80s में शुरू हो गया था, आपने अपनी घर की लाइट भी ऑन रखी रात को तो आपके घर पे पत्थर जरूर पड़ेगा। आप में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अभी फिल्म आई तो अचानक कश्मीरी पंडितों पर बात होने लगी। ये सत्य नहीं है। लल्लन टॉप की ही बात करें तो आपने राहुल पंडिता के जिस इंटरव्यू का हिस्सा सुना, वो इंटरव्यू दरअसल उनकी चर्चित और अवार्ड विनिंग किताब, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए उन्हें विस्तार से डॉक्यूमेंट किया गया है, क्योंकि राहुल पंडिता भी उस पीड़ित पक्ष से आते हैं। अंग्रेजी में इस किताब का नाम है अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। इस किताब के इर्द गिर्द ये विस्तार से इंटरव्यू हुआ जो लल्लन टॉप पर उपलब्ध है पिछले 3 बरस से। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी समय समय पर हम इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं। अब जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर आते हैं, लेकिन एक बात और, ये 1986-87 की टाइमलाइन है, क्योंकि इससे उग्रवाद अपने पीक की तरफ जाने लगा, पर इससे पहले भी लगातार घटनाएं हो रही थी। आपने पिछले कुछ दिनों में रविंदर महात्रे की हत्या के बारे में सुना होगा, जो भारत सरकार के राजनयिक के तौर पर थे, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। लंदन में उनको किडनैप किया गया, उनका कत्ल किया गया और उसके बाद मकबूल भट्ट की फांसी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो पहले भी घटनाएं थी, लेकिन जैसा राहुल ने जिक्र किया, और इस इंटरव्यू का बार बार जिक्र आएगा क्योंकि इसमें तफसील से बात की गई है। अगर आपको और तफसील से पीड़ित पक्षों को सुनना है तो इससे पहले कि मैं शो में आपको आगे की जानकारी दूं, आप शनिवार की सुबह रिलीज होने वाला नेता नगरी ज़रूर देखिए, जिसमें श्रीनगर में अभी भी रह रहे कश्मीरी पंडित, श्रीनगर में रह रहे कश्मीरी मुस्लिम, जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडित, उनका संगठन चलाने वाले व्यक्ति और एक स्वतंत्र पत्रकार, इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स है, अलग अलग पक्ष हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं आपको विस्तार से बताएंगे। शो में घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1987 के चुनाव पर आते हैं। उस वक्त सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला और राज्यपाल जगमोहन। केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राजीव गांधी प्रधानमंत्री। ये एक ओपन सीक्रेट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन ये चुनाव इसलिए जीता क्योंकि केंद्र से लेकर सूबे के तंत्र ने धांधली होने दी। घाटी में पाकिस्तान की बाद में आवाज बनने वाली हुर्रियत कांफ्रेंस में शामिल कई दल जैसे जमात इस्लामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद उल मुसलमीन तब इस चुनाव में एक फ्रंट के तौर पर हिस्सा ले रहे थे। सैयद सलाउद्दीन इस चुनाव में श्रीनगर की अमीरा कदल से चुनाव लड़ रहा था। नतीजों में से हारा बताया गया। यही सैयद सलाउद्दीन 1991 में हिजबुल मुजाहिदीन नाम के दुर्दांत आतंकवादी संगठन का सरगना बनता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने लगे, पर घाटी में माहौल बिगड़ गया। बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवा पाकिस्तान जाते और आतंकवादी बनकर लौटते। सितंबर 1989 से कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग भी शुरू हुई। भाजपा नेता टीका लाल टपड़ू, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट,
ऐसी एक लंबी लिस्ट। दिसंबर 1989 आते आते पंडितों की हिट लिस्ट बनने लगी। जिनका नाम हिट लिस्ट में है उनके नाम सर्कुलेट होने लगे। पंडित दो बार मरने लगे, पहली बार लिस्ट में नाम पढ़कर और दूसरी बार जब हिट लिस्ट पर अमल किया जाता। दिसंबर 1989 में फिर केंद्र में वीपी सिंह की जनता दल सरकार आती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन देती है। फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनते हैं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल के वेंकट कृष्ण राव, रिटायर्ड। इसके बाद अति आती है जब एक गुमनाम ऐलान होता है जो कथित रूप से हिजबुल मुजाहिदीन ने और जेकेएलएफ के लोगों ने घाटी के अखबारों में छपवाया। इसमें घाटी से पंडितों को जाने के लिए कह दिया गया, उनके घरों से निकालकर जुलूसों में आगे चलवाया गया और कश्मीर की कथित आजादी के नारे लगवाए गए। सुनिए। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। हालात बिगड़े तो वीपी सिंह की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का चार्ज एक बार फिर जगमोहन को दे दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 19 जनवरी की रात मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान होने लगा श्रीनगर में रलीव सलीव या गलीव, यानी या तो इस्लाम कबूल करो या फिर इस जमीन को छोड़ दो या फिर मरो। कितने ही कश्मीरी पंडितों ने ये टेस्टिमनी दी। फिर 20 जनवरी की सुबह से कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया। 21 जनवरी को सीआरपीएफ की टुकड़ी की फायरिंग में इसके बाद 160 कश्मीरी मुस्लिम जो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन उग्र हो गया, उनकी मौत हुई। इसे कहा जाता है गौकदल नरसंहार। इन सारी घटनाओं ने कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुस्लिमों के बीच दरार को और चौड़ा कर दिया। और उधर आतंकवादी तो थे ही जेकेएलएफ और अलग अलग धड़ों के, जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित होकर इस आग में घी डाल रहे थे। और हमारी निकम्मी सरकारें थी जो कुछ नहीं कर रही थी। इन सब के बीच पाकिस्तान की प्रधानमंत्री फरवरी 1990 में अपने कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचती हैं बेनजीर भुट्टो, और वहां खड़े होकर नियंत्रण रेखा के इस पार के कश्मीरियों को संबोधित करती हैं। सुनिए। अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आपको एक सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक डालें। इसके बाद घाटी में पागलपन चरम पर पहुंच गया। विस्थापन को भोग चुके लेखक राहुल पंडिता और ऐसी कितनी ही टेस्टमनी है जो बार बार बताती हैं कि जिन जगमोहन को कसूरवार ठहराया जा रहा है पलायन के लिए, वो तो 7 मार्च से लगातार कह रहे थे कश्मीरी पंडितों से कि आप घाटी में रुक जाइए। बावजूद इसके तथ्य क्या है? मार्च और अप्रैल 1990 में ही सबसे बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, क्योंकि हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर हत्या में जान एक शख्स की जाती थी, लेकिन उस शख्स को जानने वाले 10 लोगों की हिम्मत दम तोड़ देती थी। लोग घरों से निकले तो उन्हें अपना सामान नहीं ले जाने दिया गया। औरतों ने औने पौने दामों पर गहने बेचे, पर घर फिर भी नहीं बिक पाए। सुनिए। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते इधर की कमाई है इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। इस तरह एक सरकारी अनुमान के मुताबिक उसी दौर में 1,40,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी। कितने ही थे जो आलीशान घरों में रह रहे थे और फिर तंबुओं में रहने को मजबूर हुए। ज्यादातर जम्मू में बसे, कोई दिल्ली तो कोई अमृतसर पहुंचा। क्या इन सब के पीछे उस वक्त के गवर्नर जगमोहन की कोई कथित प्लानिंग थी? सुनिए लेखक राहुल पंडिता को एक बार फिर से। अब हम जगमोहन की बात करते हैं। जगमोहन, आपने सही कहा कि 80s में भी आए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, गवर्नर के रूप में, और बहुत ही पॉपुलर आए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत काम किया, जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी के एक रेपुटेशन है, उस तरह की रेपुटेशन उनकी वहाँ थी। उन्होंने वैष्णो देवी में बहुत काम किया, उन्होंने सड़कें चौड़ी की, मस्जिदों में काम करवाया, जो बड़ी खानकाह हैं, दरगाह हैं, उसमें काम किया। इनफैक्ट उस ज़माने में फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान है, पब्लिक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होते हैं यहाँ और जगमोहन साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीतेंगे और मैं हार जाऊँगा। उस टाइम उनका अलग रंग था। अब हम बात करते हैं 19 जनवरी 1990 की। देखिए 18 जनवरी को उनकी नियुक्ति होती है। 19 जनवरी को वो विमान द्वारा जम्मू के राजभवन में पहुंचते हैं, बीएसएफ के प्लेन से पहुंचते हैं और वहां रात गुजारते हैं। उसी रात को पूरी मस्जिदों से ऐलान शुरू होता। अभी आपको देखना पड़ेगा वो कश्मीर में नहीं पहुंचे, अभी वो जम्मू में, और वहां पीछे
किलिंग शुरू हो गई हैं, ये हजारों लाखों लोग ऑलरेडी सड़क पे हैं, और ये मस्जिदों से नारे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भारत के ट्रिगर्ड, मतलब व्हाई दिस डेट, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? ये ट्रिगर पॉइंट कोई नहीं था। ट्रिगर पॉइंट ये था कि एक उन्होंने अपना उस वक्त मन बना लिया होगा, ये 26 जनवरी के रनअप में ये रन बना लिया, क्योंकि उस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप है JKLF, उनकी योजना ये थी कि 26 जनवरी 1990 को लाखों लोगों को वो आह्वान करेंगे कि वो ईदगाह मैदान आए, जैसे यहाँ रामलीला मैदान है, ईदगाह मैदान आए, और फॉरेन प्रेस वहाँ होगा, कुछ मिलिटेंट आएंगे और वो हवा में फायरिंग करके कश्मीर को आज़ाद घोषित करेंगे, और सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लाखों लोगों को नहीं मार सकते, गोली से नहीं मार सकते, आप उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो इस तरह का एक माहौल वहाँ क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। अब 19 जनवरी को जब ये मस्जिदों में वहाँ चल रहा था, और गवर्नर साहब जगमोहन साहब जम्मू के राजभवन में थे, उस वक्त जिस कश्मीरी पंडित के पास जिसने सुना था कि जगमोहन गवर्नर बन चुके हैं, उन्होंने फ़ोन खटखटाना शुरू किया। सैकड़ों फ़ोन उनके फ़ोन पे आया, जो उन्होंने अपने मेमोयर में भी लिखे हैं, माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस इन कश्मीर। उसमें उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है। कश्मीरी पंडितों ने, जिसके पास भी उस वक्त फ़ोन था, सिर्फ जगमोहन को फ़ोन नहीं किया, उस वक्त नॉर्थ ब्लॉक में जिस भी ब्यूरोक्रेट का उनके पास नंबर था, चाहे वो यूनियन होम सेक्रेटरी हो, चाहे उनके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, जिसका भी फ़ोन था, उस वक्त उन्होंने डर के मारे उनको फ़ोन किया कि किसी तरह हमारी जान बचा लो। लेकिन 19 जनवरी, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी से भारत स्टेट, इंडियन स्टेट 19 जनवरी 1990 से बिल्कुल नदारद हो गया, गायब हो गया उनकी ज़िंदगी से। उसके बाद वो उनकी ज़िंदगी में फिर कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं आया। तो इस तरह की स्थिति पैदा की। 20 जनवरी को उन्होंने फिर श्रीनगर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब की वजह से उनका विमान नहीं उतर पाया। अल्टीमेटली 21 जनवरी को वो वहाँ कश्मीर पहुँचे, और उन्होंने सबसे पहले आके, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि 26 जनवरी को ये होने वाला, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने एक बहुत सख्त कर्फ्यू लागू किया। कश्मीर की बर्फ के आदि कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर मैदान की गर्मी भोगनी पड़ी। इंडिया टुडे मैगजीन के लिए हरिंदर बावेजा साल 1992 में जम्मू कश्मीर गए। वो अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि विस्थापन के पहले 2.5 साल में 430 पंडित लू लगने से मर गए। नदी के किनारे तंबू थे, 24 लोगों की जान डूबने से गई, 12 की जान सांप और बिच्छुओं ने ले ली। मानसिक तनाव के मरीज बढ़ने लगे, लोग खुदकुशी के बारे में सोचने लगे। जिस जम्मू को हिंदुओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, वहां जमीन के दाम बढ़ने लगे, मकान महंगे मिलने लगे, यानी जिंदगी सब तरफ से उनके लिए दुश्वार होती जा रही थी। वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे थे। पंडित बहुत पैसे जोड़ते, तब भी एक आध कमरे से ज़्यादा का इंतज़ाम नहीं कर पाते, और तब भी उनका जोर ये था कि शिक्षा पर बने रहें, अडिग रहें। सरकारी इंतज़ाम कैसे थे? बेहद ख़राब, तैयारियां नाकाफ़ी, हाथ में कुछ नहीं था, तो नौबत यहाँ तक आई कि महिलाओं को अपने गहने बेचकर गुजर बसर करना पड़ा। पत्रकार कैंप पहुँचते तो पंडित अपनी आप बीती बताते। वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू को बुरी नजर से ज्यादा देख रहे हैं, सिख को भी देखते मगर कम। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या नाम, डिसाइड कि व्हेन माय पेरेंट्स वेंट, डिसाइड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो, खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नाम निशान ही नहीं है। बिल्कुल, हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है, लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीरी का खून इतना गंदा है, वो किसी कश्मीरी पंडित को जबरदस्ती करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। रिफ्यूजी कैंप्स की मायूसी को इन तस्वीरों में देखिए। एक छोटी सी बच्ची, मासूम चेहरा और बोलती आंखें, हाथ में गुड़िया, गुड़िया के माथे पर तिलक। प्यारी सी तस्वीर होती अगर पीछे से कैंप ना झांक रहा होता, घर ना छूटा होता। जब हम अपनी लाइब्रेरी में इन तस्वीरों को खंगालते हैं तो हमारी नज़र एक और तस्वीर पर ठिठक जाती है, जहां एक बच्चा आंसुओं से भीगे गाल के साथ जैसे अतीत को याद कर रहा था या भविष्य की सोचकर बिलक रहा था। अब लौटते हैं उन किरदारों पर जिनकी वजह से ये हुआ। फारूक अब्दुल्ला सरकार के बर्खास्त होने के बाद 6.5 साल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। जगमोहन के बाद गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर बने और उसके बाद एक बार फिर जनरल KV कृष्णराव रिटायर्ड।
इन्हीं के ज़माने में 1996 में एक बार फिर चुनाव करवाए गए। फारूक अब्दुल्ला फिर 6 साल के लिए सीएम बने। यहाँ तक आते आते दिल्ली ने 2 और प्रधानमंत्री देख लिए, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं देवेगौड़ा और गुजराल के कार्यकाल के बाद। कश्मीर के संदर्भ में उनका जिक्र बार बार आता है वाजपेयी साहब का। कहा जाता है कि उनकी कश्मीर नीति ने नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ तारीफ पाई। वाजपेयी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी। आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित कश्मीर में इस बयान को बड़ी उम्मीद से सुना गया। बावजूद इसके विस्थापित पंडितों की हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। फिर 2002 से 2008 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद 3-3 साल के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। स्थिति जस की तस रही। ये तब की बात है जब दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए थे। घाटी की पार्टियां कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के साथ मिलकर हुकूमत करती रही। जिस पीडीपी ने कांग्रेस की गुलाम नबी आज़ाद की सरकार को समर्थन दिया था, वही पीडीपी 2015 में भाजपा के साथ चली गई ताकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से बाहर रख सके। ये देश में मोदी युग की शुरुआत का समय था। भाजपा ने जून 2018 में महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ा और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और अब तक दिल्ली से सरकार चल रही है। हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इस बीच स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। यहां तक आते आते हमने आपको जितने नाम गिनवाए उन सब ने यही कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करेंगे। ये सब मिलकर कितना न्याय कर पाए, अब इस पर आते हैं। कश्मीर के लिए लगातार राहत पैकेज का ऐलान हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 नौकरियों का ऐलान किया। इस योजना में तकरीबन 1500 पंडितों को नौकरी मिली भी। इसी तरह का ऐलान 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भी किया। इस ऐलान में एक नई चीज थी, ट्रांजिट एकोमोडेशन, यानी कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने के लिए टाउनशिप। ये कितने पंडित वापस जा पाए इस योजना के बाद, इसका अनुमान आपको एक दूसरे आंकड़े से मिलेगा। मार्च 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद को बताया कि 1990 से 2021 तक 3800 युवा कश्मीर वापस लौटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल करने पर नजर आता है कि लौटे हुए लोगों में बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें राहत पैकेज के तहत घाटी में नौकरियां दी जा रही हैं। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पहले 1.5 साल में तकरीबन 550 युवा इसी तरह से वापस लौटे थे। 2021 में ही सरकार ने यह दावा भी किया था कि इन लोगों के लिए 1000 घर बनाए जा चुके हैं और 6000 और बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब भी घाटी लौटने से पहले कश्मीरी पंडित 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि सुरक्षा का भाव नहीं है। कई कश्मीरी पंडितों ने जम्मू या देश के दूसरे हिस्सों में अपने लिए पक्के मकान भी बना लिए हैं। ये सब छोड़कर वो कश्मीर जाने के बारे में तभी सोच सकते हैं जब इस बात की गारंटी हो कि अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से दूर हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं है। उनके दुख को हथियार बनाकर जिस तरह राजनीति हो रही है, उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि उन पर अब सिर्फ एक तरह की बात करने का दबाव बन गया है। कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया की चर्चाओं में ये साफ देखने को मिला। जिन राहुल पंडिता को हमने आपको दिखाया, उन्होंने अपने ट्विटर पर इंस्टाग्राम अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसको हम बिना ब्लर किए दिखा भी नहीं सकते। भाषा के स्तर को आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। इसे ट्वीट करते हुए राहुल लिखते हैं कि कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति रखने वाले लोगों का प्यार सुबह सुबह उमड़ आया। इसके बाद वही लोग जो कश्मीरी पंडितों की हिमायत करते दिखते हैं वो गालियां देने लगे। इंस्टाग्राम से बढ़कर वैसे ही लोग ट्विटर पर भी आए। शिकारा फिल्म के लिए उन्हें टारगेट किया जाने लगा। इंडिया टुडे की संवाददाता है पूजा शाली। उन्होंने जब सरकार की पुनर्वास नीति पर सवाल किया तो उनके लिए भी पोस्टर बनाए जाने लगे। कश्मीरी पंडितों को का गद्दार कहते हुए फोटो वायरल किए गए। एक तरफ कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति का भाव रखने की बात है और दूसरी तरफ उसी सहानुभूति की आड़ में सभी को एक रंग से देखने और जो किसी भी तरह से सहमत नहीं है उनको टारगेट करने का भी एक वर्ग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और यहीं पर हमारी चिंता शुरू होती है। हम इस देश में किसी भी नागरिक से किसी भी वजह से हुए भेदभाव के, हिंसा के खिलाफ हैं। ये राज्य की और समाज की जिम्मेदारी है कि उन सब लोगों को न्याय मिले, लेकिन किसी एक के अन्याय को आड़ बनाकर किसी दूसरे के प्रति नफरत का भाव कायम करना, टारगेट करना, ये कहाँ से ठीक है। जिस विस्थापन की, जिस त्रासदी की, जिस नरसंहार की बात हो रही है, उस नरसंहार में न्याय मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि एक कमीशन मिले। नेता नगरी का मैंने पहले भी जिक्र किया, वहाँ पर सुनील भट्ट पत्रकार हैं, ऐसे ही विस्थापित हुए। उन्होंने ये जेन्युइन मांग रखी, कमीशन बनाया जाए, सारे पीड़ितों के बयान को कलमबद्ध किया जाए और उसके बाद जो जो दोषी हैं उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए।
न्याय किया जाए। पर यह न्याय भीड़ नहीं करेगी, ये न्याय सोशल मीडिया पर नहीं होगा और आपसे असहमत होने वाली हर व्यक्ति की देश प्रेम को या उसकी नीयत को टारगेट करके तो ये न्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लगातार कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में और इसके बहाने तमाम प्रकरणों से दो चार हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी था कि हम आपको ये बताएं कि उस रात असल में क्या हुआ और उसके बाद किस किस तरह की पॉलिटिक्स हुई। मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी, उसके बाद वीपी सिंह और तमाम सरकारें, कोई भी कश्मीरी पंडितों के प्रति जो दोष है उनका उससे बरी नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडितों को लेकर ये मुल्क कितनी ईमानदारी से पेश आया, हमने कुछ जवाब दिए, कुछ आप गुनिए। आखिर में बारी है कू की राय की। आज हमने दर्शकों से पूछा था कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस कैसे बसाना चाहिए। 6% ने कहा सेना के कैंप में, 64% ने कहा पंडितों के पुश्तैनी घरों में, 26% ने कहा अलग कॉलोनी बनाकर और कोई जवाब नहीं देने वाले 4% थे, मतलब जो इन ऑप्शन से सहमत नहीं थे। अगर आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें। आज का शो यहीं समाप्त होता है। एक त्रासदी की, एक अन्याय की, न्याय की एक मांग की बात की है, पर जिंदगी आगे बढ़ती है। इसका उदाहरण हमारे देश में ही है। सिखों ने नए सिरे से अपनी जिंदगी बसाई 84 के दंगों के बाद, उसके पहले के दंगे, बाद के दंगे, इस तरह के नरसंहार, इस तरह की त्रासदियाँ, सब उठ खड़े होते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, उत्सव भी आते हैं, लेकिन अगर उस उत्सव के साथ न्याय का रंग घुला रहे तो वो ज़्यादा चटक दिखता है। होली का त्यौहार है, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इस त्यौहार के दौरान हम खूब सारे रंगों के साथ गले मिलते हैं, उसी तरह हम अपने देश की विविधता, अपने देश की प्लूरैलिटी, अपने देश के सब रंगों को अंगीकार करें। और मेरा पर्सनल अपडेट ये है कि अब मैं आपको मिलूँगा 2-4 दिन के बाद। हम जा रहे हैं अपने गाँव। हमारे बुंदेलखंड में फाग गाई जाती है, लोकगीत होता है, होली के रोज़ गाया जाता है। और हमारे बुंदेलखंड में होली दौज के दिन होती है, यानी होलिका दहन के अगले दिन। तो गांव में जाएंगे, परिवार के जनों से, गांव के जनों से मिलेंगे। जो आपके हमारे गांव के आसपास हों या आकर मिलना चाहें, उन सब का भी भरपूर स्वागत है। आइए, कुछ अबीर गुलाल लगाया जाएगा और कुछ जो पुराने गिले शिकवे हैं वो दूर किए जाएँ, नई यादें बनाई जाएँ। आप सबको एक बार फिर से होली के त्यौहार की खूब खूब शुभकामनाएं पूरे ललन टॉप परिवार की तरफ से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।